वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस के बारे में। जो आज के साइंस का जो पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो तारीख है दैट इज 5 फरवरी 2023। तो लेट अस सी कि वो संडे साइंस के पेज के में क्या क्या चीजें हैं। राइट। तो आप अच्छे से ये पेज का थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ है, मैमल लिविंग इन अ ग्रुप के बारे में कुछ है, कुछ कॉस्मिक रेज के बारे में है, रेडियो सिग्नल के बारे में है, और थोड़ा सा कुछ पॉल्यूशन के बारे में है। चलिए तो एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है, एंड इट इज लाइक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए थी। ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता होगा कि उसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है। सो दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, अदरवाइज दे विल बी एब्सोल्युटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, एंड वी हैव टू सेव दैम। तो वो जो है उसको बचाने के लिए उन्होंने बोला कि जो राजस्थान और गुजरात है वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे हैं, जो राजस्थान और गुजरात से लेके जो रन ऑफ कच्छ है, थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे जा रहे हैं। और ये जो थार डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ है, दे आर हैबिटाट ऑफ दिस हेवियर बर्ड। इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये जो बर्ड है इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, जो रेसिडेंट बर्ड भी कहा जाता है। एंड इफ यू नो, देयर आर टू टाइप ऑफ बर्ड, वन इज माइग्रेटरी, सेकंड इज रेसिडेंट बर्ड। तो ये जो है वो रेसिडेंट बर्ड है, मतलब क्या है कि उनकी जो फ्लाइट वगैरह होगा वो 10 15 20 50 किलोमीटर के आसपास ही रहेगा। दे वोंट गो फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन और वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो वो जो उनका जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा सीमित रहता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेसिडेंट बर्ड। उनकी फ्लाइट बहुत हाई भी नहीं होती, उसका जो एलिवेशन है वो भी 100 200 फीट तक आते आते रुक जाता है, बिकॉज दे आर वेरी मच हैवी। और आप ना उसकी हैवीनेस है वो पिकॉक के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि पिकॉक कितना हैवी है वैसा ही ये हैवी रहता है। ना ऐसा है कि क्लोज टू 800 किलोमीटर ऑफ जो पावर लाइन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी पावर लाइन है वो जो ऊपर से जा रही है उसको आप चेंज करके अंडरग्राउंड कर दीजिए। अगर आपने अंडरग्राउंड कर दिया तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पाथ वे में नहीं आएगी, या तो फिर फ्लाई वे में नहीं आएगी। बट ये जो कंपनीज है वो ऐसा कह रही है कि अगर हमने ये जो पूरे पूरे लाइंस है उसको हमने अंडरग्राउंड करना चालू कर दिया तो माइट पॉसिबल कि ये जो कॉस्ट है वो हमारी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। और आपको पता है कि ये जो पावर है वो कहाँ से लेके जा रहे हैं? तो ये पावर जो है वो हमारा सोलर पावर वो सारी ट्रांसमिट कर रही है। तो सोलर पावर जो लेके जा रही है, अगर उसको हमने वापस से अंडरग्राउंड कर दिया, सारा कंस्ट्रक्शन हमें चेंज करना पड़ा नियरली 800 किलोमीटर के एरिया का, तो फिर वो पर यूनिट की कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सामने एक चैलेंज है कि क्या वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में और क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट इज हैपनिंग कि मेजर मेजर लाइंस को अगर आप जमीन में डाल भी नहीं सकते, कभी कभी डाल सकोगे, कभी कभी नहीं डाल सकोगे। अगर डालना किया तो माइट पॉसिबल कि आपका जो खर्चा है वो 3 टाइम 4 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है उसका फिर हम क्या करेंगे? राइट। तो वो 3 और 4 टाइम जितना बढ़ सकता है। बट तो सामने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एक काम कीजिए, अब उसमें प्रायोरिटी जोन वगैरह कुछ सेट करने का ट्राई कीजिए। जितना प्रायोरिटी जोन सेट करोगे कि जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज्यादा रहता है, तो फिर हमारे लिए वो अच्छा रहेगा कि हम जो उनकी डेथ होती है या तो कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है उसको हम बचा सकते हैं। अब यहाँ पे किस हिसाब से डेथ होती है? तो एक तो ये जो पोल आपको दिख रहे हैं वो पोल के साथ सीधे ही टकराएंगे, वहां पे इंजरी हो सकती है। एंड सेकेंड चीज कि ये जो हमारी लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस, वहां पे लाइव वायर होता है। अगर फ्लाई वे में ये लाइव वायर को उन्होंने छू लिया तो तुरंत ही वो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी हाई वोल्टेज की वजह से वो जल के मर जाएंगे। तो वो जो डेथ है वो कहा जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन। क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। तो हमें ये इलेक्ट्रोक्यूशन से होने वाली जो डेथ है उसको भी बचाना पड़ेगा। राइट। अब कभी कभी कंपनी ने ऐसा बोला कि हमारे लिए ये इतना ज्यादा चेंज करना फिजिबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एक काम कीजिए, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि समटाइम्स इट इज रियली रियली नॉट फिजिबल टू चेंज द करंट स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू ऐड सर्टेन काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन। व्हाट कुड इट बी? तो इट कैन बी बर्ड डाइवर्टर। जो बर्ड डाइवर्टर है वो ना 50 मीटर तक की दूरी से ही पहले से कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करना चालू करेंगे, तो बर्ड को लगेगा कि देर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और सम काइंड ऑफ हर्डल। तो फिर वो जो बर्ड है वो दूसरा पाथ ले लेगा।
बट ये जो रिफ्लेक्टर्स है इट शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जमीन के नीचे ही सारे सारे वायर जाए। बट ये जो लास्ट प्रायोरिटी है, इवन दो इट विल नॉट गारंटी द डेथ ऑफ द बर्ड, ये सिर्फ एक बर्ड को मौका देगा कि भाई आप यहाँ से उड़ रहे हो, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है तो यहाँ से उड़ना चालू करो, राइट, तो कि आपकी जान बच जाए। बट लेट्स सी हाउ इट इज हैपनिंग, क्योंकि अभी हमें दो केसेस मिले हैं जहाँ पे सीधे ही इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए हमें सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है फिलहाल वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब दे आर ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड वी हैव टू सेव देम। क्योंकि आज फिलहाल हमारे पास कितने वो बचे हैं, हमारे पास नियरली 150 जितने ही बचे हैं, बाकी सारे सारे खत्म हो गए हैं। वो खत्म होने का रीजन चार पांच हो सकता है, जैसे कि हैबिटेट लॉस हो गया, जैसे कि फूड ना मिलना हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, जैसे कि कोई उसका हंट वंट कर लेगा। तो इस प्रकार से उनकी डेथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है और 150 को अभी हमें बचाना पड़ेगा। सर एक छोटी सी न्यूज है, उसमें ऐसा है कि भाई डियर जो है वो सार्स को वायरस के काफी काफी वेरिएंट के लिए एक स्टोरेज बन सकता है या तो फिर रिजर्वायर बन सकता है। अब सार्स कोव के बारे में रोज पांच नई चीज आ जाती है, तो हमें वो सारी चीज पढ़नी नहीं चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम के हिसाब से उसको देखना चाहिए। पान वाले के पास में जो लोग दलील वगैरह वगैरह करते हैं उस हिसाब की दलील हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम जो है वो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि ऐसे घटिया क्वांटिटी के ऊपर, राइट। उसके बाद की जो करंट अफेयर है, इट इज अबाउट हाइड्रो पावर जनरेशन एंड द रिलेशन विद द क्लाइमेट चेंज। नाउ ये आईआईटी गांधीनगर ने अपना ये पूरा एक रिसर्च किया हुआ है। वो रिसर्च के अंदर उन्होंने ऐसा बताया गया कि जितना आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो और बढ़ता जाएगा अगर ये क्लाइमेट चेंज होता रहा। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि वार्मथ बढ़ती जाएगी। वार्मथ बढ़ती जाएगी तो उसके सामने ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाएगी, और जितना ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी उतना ही सामने रेनफॉल बढ़ता जाएगा। तो अगर रेनफॉल वगैरह ज्यादा बढ़ा तो फिर अब ऑब्वियसली बात है कि जो रिवर की चैनल्स है वहाँ सभी जगह पे बहुत ज्यादा पानी आना चालू हो जाएगा, और ये रिवर के कैचमेंट में अगर इतना ज्यादा पानी आ गया तो एक टाइम के लिए रिजर्वायर के लिए बहुत ही अच्छा है कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बहुत अच्छा होगा। बट नॉट ऑलवेज। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर पूरे डैम में बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी पानी भरा पड़ा है और सडनली फिर जाके बारिश हुई तो इट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ फ्लड सिचुएशन भी वो क्रिएट कर सकता है। ऐसा जो डैम्स होते हैं, डैम का एक मेजर जो रोल है वो है फ्लड कंट्रोल। बट ये जो डैम है वही रीजन हो जाएगा फ्लड के लिए, तो फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज ना हो, और जितना हो उतना हम यहाँ पे कंट्रोल कर सके। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, माइट पॉसिबल कि अपकमिंग फ्यूचर में इंडिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोटेंशियल 10 से 23% जितना बढ़ जाए, राइट। तो अब वो देखते हैं कि किस हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि उनका प्रोजेक्शन ऐसा है कि देर वुड बी इंक्रीज इन नियरली 30% और लीस्ट टू लीस्ट 5% ऑफ रेनफॉल, राइट। और अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है, इट इज अबाउट पॉल्यूशन। अब एक स्टडी के हिसाब से, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्टडी ऐसा कहती है कि उन्होंने रोड साइड से काफी डस्ट को उठाया। डस्ट को उठाने के बाद दे हैव टेस्टेड दैट डस्ट, और उसमें से उनको पता चला कि काफी सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं, वो सैंड के अंदर। तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सैंड के अंदर जो पाए जाते हैं उन सभी की उन्होंने प्रोफाइलिंग करी। प्रोफाइलिंग करने से उनको पता चल रहा है कि ये जो पॉल्यूशन का मेन सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, और सोर्स को डिटेक्ट करके दे विल ट्राई कि ये सोर्स को ही हम पहले ही हिट करें, ताकि हमारा जो पॉल्यूशन है वो हल्के से रिड्यूस होना चालू हो जाए, राइट। तो काफी सारी ऐसी हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही साउंड है, तो वो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीटर को इधर उधर घुमाते हैं और जितना भी हो उतना रीडिंग लेने का ट्राई कर रहे हैं। दूसरा उनका रीडिंग में यही भी पता चला है कि जो हमारे फोसिल फ्यूल बर्न होते हैं, मतलब जितना हैवी ट्रैफिक उतना ज्यादा डस्ट का पॉल्यूशन, क्योंकि डस्ट के अंदर से हमें ये जो फोसिल फ्यूल जब कंबस्ट होते हैं तो फोसिल फ्यूल के अंदर से हमें काफी सारे गैसेस तो मिलते हैं, गैसेस के साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर भी मिलते हैं। और आपको पता होगा कि व्हाट आर पार्टिकुलेट मैटर्स। तो पार्टिकुलेट मैटर्स लाइक 2.5 माइक्रॉन एंड देन 10 माइक्रॉन। एंड लास्ट ईयर यूपीएससी ने उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया कि 2.5 एंड 10 माइक्रोन के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है। उसके ऊपर से यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है।
तो हमारे लिए ये न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जितना फ्यूल कंबस्ट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये डस्ट एंड मैग्नेटिक चीज़ है, मैग्नेटिक मटेरियल रिलीज होते जाएंगे एनवायरमेंट में और डस्ट में, तो हमें ये पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। और उसमें भी जो भी व्हीकल ऐसे है कि जो पुराने हो गए हैं एंड दे हैव मच मच कोरोडेड पार्ट, तो फिर वहां से भी ये ऐसे सेम प्रकार के मैग्नेटिक अट्रैक्टिव जो चीज है वो हमें मिल सकती है। तो वहां पे हमें ना मैग्नेटाइट बहुत ज्यादा मिला है, तो फिर हम वहां से फिर ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये पूरा जो पॉल्यूशन है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो आप पहले ये देख लेना कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, फिर देखना कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, फिर देखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। अगर आपको वो पता ना चले तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप हमें वहां पे क्वेश्चन पूछिए और हम उसका जरूरी आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद दो छोटी न्यूज है। इट इज अबाउट मैमल्स लिविंग इन अ ग्रुप। दोज मैमल्स लिविंग इन अ ग्रुप हैज हायर पोटेंशियल ऑफ लिविंग लॉन्गर। ओके, तो इसमें ऐसा है कि अगर मैमल्स एक साथ रह रहे हैं तो फिर उनको एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, वो एक दूसरे को सोशलाइज करेंगे, और एक दूसरे को जब भी होगा कोई भी नीड होगी वगैरह तभी जाके वो खड़े हो जाएंगे, जस्ट लाइक आवर फैमिली मेंबर्स। तो ऐसा है कि जो भी सिंगल घूमता है, सिंगल का चांस है कि वो जल्दी मर जाए, और जो लोग साथ में झुंड में घूमते हैं तो फिर उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज्यादा है। ताकि एडवाइजेबल है कि आप भी सिंगल ना रहो और जल्दी से आप भी ऐसा कोई सोशलाइज अपने आप को कर लो। राइट, तो ये जो स्टडी है वो कुछ लंगूर में करी गई, फिर जाके वेल के अंदर भी करी गई, बैट के अंदर भी करी गई, सभी में एक ही तरह का प्रकार का मिला है। जब जब कोई भी एक एनिमल सोशलाइज कर रहा है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा ही जी रहा है। राइट, तो ये एक था कि यहाँ से ही हमें शायद पता चल सके कि ह्यूमन ने भी जो सोशलाइज करना चालू किया था उसकी भी कुछ हिस्ट्री ऐसी रही होगी, और धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई। ठीक है, फिर आज का जो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट जो हमारा न्यूज है, इट इज अबाउट रेडियो सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द स्पेस। अभी तक हमने ऐसे टोटल नियरली 8 या 10 जितने जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो हमने डिटेक्ट किए हैं। वो सारे कहीं से आ रहे हैं बट वी हैव नो आइडिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो दूर दराज स्पेस से आ रहे हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली अनयूजुअल। तो अब मशीन लर्निंग का हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट सच काइंड ऑफ रेडियो वेव। तो फिर उसमें उन्होंने नियरली 500 आवर का जो डेटा है उसको सिंथेसाइज करने का ट्राई किया है, एंड देन दे विल से कि या तो ये कोई एक प्लैनेट से आ रहा है, या तो कोई इसको भेज रहा है, या तो माइट पॉसिबल कि हमारे जैसा ही कोई एक सोलर सिस्टम हो, वहां पे भी हम जैसे यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वो भी यहाँ वहां से ट्राई करेंगे, एंड देन वी आर गेटिंग रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम देयर। बट ये सारी बात की बात है, हमें पता नहीं है कि अभी ये इसका आइडेंटिफिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो वी विल सी एट दैट टाइम। So that's it from our side. Thank you very much guys. Thank you for learning. Please keep revising it, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जितने रिवीजन ज़्यादा होंगे उतने अटेम्प्ट आपके कम लगेंगे, जितना रिवीजन कम होगा उतना ही आपके अटेम्प्ट ज़्यादा लगेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीआईसीएस। आज हम बात करेंगे आज के संडे साइंस के बारे में, और आज हमारी तारीख है दैट इज 12 फरवरी 2023। तो आज का जो न्यूज पेपर है उसका फ्रंट पेज देख लीजिए, साइंस का पेज देख लीजिए, तो विल गेट दी बेटर आइडिया कि आज से साइंस के पेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला न्यूज आज चालू करते हैं, एंड इट इज अबाउट H5N1 वायरस। अब ये H5N1 वायरस के बारे में ऐसा है कि इट इज अ हाईली कंटेजियस वायरस। हाईली कंटेजियस से आप क्या समझते हैं कि अगर थोड़ा सा भी किसी एक को चेप लग गया तो दूसरे को तुरंत ही चेप लग जाएगा। राइट, अगर कोई उसके क्लोज कांटेक्ट में आए तो तुरंत ही उसको भी ये कंटेजियस कर सकता है। तो एक अफेक्ट हुआ, फिर दूसरा अफेक्ट होगा, फिर तीसरा अफेक्ट होगा, चौथा अफेक्ट होगा, ऐसे करते करते हम आगे चलते जाएंगे तो पूरी लाइन ऑफ सीक्वेंस बनती जाएगी। और अभी फिलहाल ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इट इनफेक्ट दी मैमल। अब ये इन्फेक्ट कर रहा है मैमल को, और साथ साथ में वो बर्ड को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो बर्ड से लेके मैमल के ऊपर पूरी इन्फेक्ट जा रही है। तो सबसे पहले कौन हिट हो रहा है, तो बर्ड हिट हो रहा है, बर्ड से कौन हिट हो रहा है, तो मैमल हिट हो रहा है, और मैमल से अब इफ एंड इफ अगर ह्यूमन में आना चालू हो गया तो ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो ह्यूमन तक स्प्रेड हो सकती है। और अगर कोई भी एक जो डिसीज होता है, वायरस होता है, वो अगर कोई एक एनिमल से आ रहा है और बाकी ह्यूमन के अंदर स्प्रेड हो रहा है, तब उस प्रकार के जो डिसीज है उसको हम क्या कहते हैं, जूनोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जूनोटिक वायरस या जूनोटिक डिसीज कहते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, दैट इज
कोविड-19 जो SARS-CoV-2 करके जो वायरस है, वो जूनोटिक वायरस है, क्योंकि वो आया कहाँ से? तो बैट से आया, फिर जाके ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हुआ। राइट। तो अभी फिलहाल जो हमारे पास कंसर्न जो है, वो कंसर्न क्या है कि काफी सारे मैमल है, उसके अंदर H5N1 स्प्रेड हुआ मिल रहा है हमें। और वो जो वो है, वो सबसे बड़ा हमें कहाँ पे देखने मिला? तो रशिया के कास्पियन सी के कोस्ट पे। कहाँ पे? रशिया के जो कास्पियन सी का कोस्ट है, वहां पे एटलीस्ट 700 सील है, वो हमें ओवर 2 और 3 डेज में मरी हुई पाई गई। वो जब मरी हुई पाई गई है, तो फिर इसका सीधा ही थ्रेट हमें किसके ऊपर लगेगा? भाई ह्यूमन के ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है। एंड येट अगर हम यहाँ से प्रिपेयर नहीं रहे, तो माइट पॉसिबल कि दूसरा एक पेंडेमिक बन जाए, और दूसरा पेंडेमिक ना बनने देने के लिए हमें यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और किसी भी तरह की ये आउटब्रेक हो रहे हैं, किसी भी तरह के वायरसेस बाहर आ रहे हैं, तो वी नीड बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी नीड बेटर प्रिपेयर्डनेस। So that's why we have to be prepared about any kind of a potential pandemic that can be hit to humankind in near future or maybe in a future. राइट। तो वो अब हम देखेंगे कि किस हिसाब से उसको हम डील करेंगे। तो बट फिलहाल ये करंट अफेयर में H5N1 के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट न्यूज आपके पास है। राइट। उसके बाद जो सेकंड हमें मिल रहा है, वो है क्वाजी क्रिस्टल के बारे में। अब क्रिस्टल को अगर आप ध्यान से देखें, तो क्रिस्टल कैसे होते हैं कि एक पैटर्न वो फॉलो करते हैं, और पीरियडिक मैनर में वो पैटर्न जो है वो रिपीट होती रहती है। तो क्रिस्टल क्या होता है कि द एटम्स आर अरेंज इन अ पैटर्न दैट पीरियडिकली रिपीट इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे अगर एक्स है, फिर वापस एक्स आएगा, फिर वापस एक्स आएगा, फिर वापस एक्स आएगा, इसको हम कहते हैं कि एक प्रकार का ये क्रिस्टल है। बट ये जो पैटर्न है, अगर वो इरेगुलर मैनर में रिपीट हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स है, फिर वाई आ रहा है, फिर वापस एक्स आ रहा है, फिर वापस एक्स आ रहा है, फिर वापस वाई आ रहा है, तो इस प्रकार का जो कोई क्रिस्टल मिल रहा है हमें, तो वो प्रॉपर क्रिस्टल नहीं है, प्योर क्रिस्टल नहीं है, तो वो हमारे लिए बन जाएगा क्वाजी क्रिस्टल। और क्वाजी क्रिस्टल का हमें थर्ड नेचुरल सोर्स यहाँ पे मिला है। जो दूसरे नेचुरल सोर्सेस है, वो क्या क्या है, वो पहले देख लेते हैं। तो एक 2009 में हमें फर्स्ट नेचुरल क्रिस्टल पाया गया। तो कोई एक मीटियोराइट था जिसका नाम है खैत्रिका। क्या नाम है? खैत्रिका नाम का जो मीटियोराइट था, वो हमें मिला रशिया के माउंटेन से मिला। वहां पे हमें फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ ये क्वाजी क्रिस्टल मिला था। अब ये जो क्वाजी क्रिस्टल दूसरा हमें कहाँ से मिला? तो सेकंड हमें मिला था कि जहाँ पे हमने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था 1945 में। जहाँ पे 1945 में न्यूक्लियर का टेस्ट किया, तो वहां पे इतनी ज्यादा हीट बनी होगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, तो ये जितने भी वीक बॉन्ड है वो सारे टूट गए, और जितने भी बॉन्ड थे वो सारे एक ही स्ट्रक्चर में सेट होने चालू हो गए। बट ये रिपीट एक ही फंक्शन पैटर्न में नहीं कर रहा है, वो रिपीट कैसे हो रहा है? इरेगुलर हो रहा है। अगर एक ही पैटर्न में होता तो हम उसको क्रिस्टल कहते हैं, अगर ये रैंडमली हो रहा है तब जाके हम उसको कहेंगे क्वाजी क्रिस्टल। और ये जो है, वो डिस्कवरी जो थी, वो किसके हिसाब से उन्होंने डिराइव करी? तो वो था शॉक सिंथेसिस। राइट। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि शॉक सिंथेसिस वाज सीन इन अ न्यूज, व्हाट इज इट अबाउट, और व्हाट इज इट रिलेटेड टू, तो फिर हमें पता चलना चाहिए कि ये क्रिस्टल या तो फिर क्वाजी क्रिस्टल के बारे में है। राइट। तो ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड करंट अफेयर है, इट इज अबाउट मिलेट। मिलेट के बारे में हमने संडे के दिन में जो करंट अफेयर हमने देखे, उसमें भी ये मिलेट के बारे में सर ने बताया था। तो आप निखिल सर का वीडियो देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेट के बारे में काफी सारी चीजें बताई है। अब मिलेट को लेके एक सबसे बड़ी न्यूज ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। और ये क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि हमारा जो स्टेपल फूड है, वो मोस्टली इट इज बेस्ड सीरियल, और जो सीरियल है उसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यूज होती है, उसमें जो कैलोरीज है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, साथ में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कंपेयर में कम होता है। बट उसके सामने जो मिलेट है, मिलेट एक तरह से उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू तो होगी होगी, बट न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा होती है। जब ये न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तभी जाके हम उसको कहते हैं न्यूट्री सीरियल। क्या कहते हैं उनको? हम न्यूट्री सीरियल। राइट। और मिलेट को ऐसा कहा गया कि अगर हमने मिलेट को हमारी जो मिड डे मील है वो स्कीम के अंदर इंक्लूड कर दिया, और इवन नॉट लाइक 100%, बट अगर 20% जितना भी इंक्लूड कर दिया, तो दैट वुड बी रियली रियली गुड फॉर दी चिल्ड्रन हु आर कंज्यूमिंग द मिड डे मील एट द स्कूल। और ये मिलेट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में पहले देखते हैं। तो मिलेट है, तो सबसे पहले तो वो मिलेट ग्रो करते हैं वार्म रीजन में, और इवन इफ सॉइल इज वेरी मच पुअर, उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है। राइट। वीट को जितना चाहिए उतना न्यूट्रिशन इसको नहीं चाहिए, फिर भी ये मिलेट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और ये जो मिलेट है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? ड्रॉट रेजिस्टेंट। ड्रॉट रेजिस्टेंट माने क्या? कि उसको कम इरिगेशन में
और हीट के टाइम पे भी आप उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और उसके अंदर कौन से मेजर मिलेट आते हैं, तो जो पल मिलेट हो गया जिसको हम बाजरा कहते हैं, ज्वार वगैरह हो गया जिसको हम सोरगम कहते हैं, फिंगर मिलेट हो गया जिसको हम रागी कहते हैं, ये मेजर मिलेट्स है। ये मिलेट को अगर हमने कंज्यूम करना चालू किया, हाँ हालांकि थोड़े महंगे पड़ रहे हैं अभी फिलहाल क्योंकि प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है, साथ में डिमांड भी उतनी ज्यादा नहीं है, बट अगर हमने उसको मेन स्ट्रीम करना चालू कर दिया, दैट वुड बी वंडर फॉर आवर फूड सिक्योरिटी और हंगर फाइटिंग। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट। एक ईयर में हम कितना बनाते हैं मिलेट, एटलीस्ट 12 मिलियन मेट्रिक टन जितना मिलेट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया राइट नाउ स्टैंड एट द फर्स्ट स्पॉट इन मिलेट प्रोडक्शन, एंड वी आर इवन अहेड चाइना एंड नाइजर लाइक ऑफ कंट्रीज। और जो फाओ और यूएनओ ने क्या बोला, इसको 2023 को मिलेट ईयर बोल दिया है। तो अब जितना हम मिलेट को ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे डेली स्टेपल फूड में भी हमें मिलेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जो मिलेट है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा प्रोटीन मिल सकते हैं, डाइटरी फाइबर्स मिल सकते हैं जो आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा करेगा। जितना फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उतना ही फूड का आपको डेवलपमेंट दिखेगा, पूरा पूरा एक्सक्रीशन से बाहर नहीं चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे कि 100 न्यूट्रिशन ले लिए अपने बॉडी के अंदर, बट आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसमें से 20 न्यूट्रिशन जो है वही एब्जॉर्ब होके 80 एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। बट अगर डाइटरी फाइबर्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे हैं, तो माइट पॉसिबल कि वो 100 में से आप 80 कंज्यूम कर लो और 20 ही बाहर निकले। तो आपका जो रेशियो है, एफिशिएंसी है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। साथ साथ में विटामिन डी वगैरह भी होता है, और काफी मेटल आयन जो है वो हमारे बॉडी के सस्टेनेंस के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी है, मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही जरूरी है। वो सारे निबलेट से हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कवि ये कहना, सॉरी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि मिलेट्स आर फॉर द हेल्दियर फ्यूचर एंड मिलेट्स आर द फ्यूचर टू फाइट हंगर। उसके बाद तीन छोटे छोटे न्यूज है। छोटे न्यूज में ऐसा कहा गया है कि ये जो हिटीते एम्पायर था, हिटीते एम्पायर जो था उसको कोलैप्स होने का रीजन क्या हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है। अब वो ड्रॉट रीजन कैसे होगा, तो वहां पे हमने एक छोटा सा, एक कोई ट्री का रिंग मिला है, ट्री के रिंग के ऊपर से स्टडी हमने की। तो एबनॉर्मल हमें कुछ ड्राइनेस मिली है। ड्राइनेस कितने सालों के बीच में, तो 1198 बीसी और 1196 बीसी, मतलब ये जो 2 साल का जो स्पैन है, वहां पे हमने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रोऑर्डिनरी ड्राइनेस हमें मिली है। उसकी वजह से माइट पॉसिबल कि ये पूरा एम्पायर कलेप्स हो गया हो। अब इसका यूपीएससी से क्या लेना देना है, तो यूपीएससी से सीधा लेना देना ये है कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका भी माइट पॉसिबल कि उसका भी जो कोलैप्स है या तो फिर वैनिशिंग है, वो एक ड्रॉट की वजह से हुआ होगा। और वो जो थियोरी है उसको कहा जाता है 4.2 किलो ईयर इवेंट। ये जो 4.2 किलो ईयर इवेंट है उसमें ऐसा था कि 4200 साल पहले एक प्रकार का कोई 200 साल का कोई ड्रॉट आया था, उसकी वजह से पूरा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। रीजन क्या हो सकता है, रीजन एक तो हो सकता है कि बारिश बहुत खराब रही। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर। अगर इंडस रिवर जो यहाँ से फ्लो कर रही है और फिर सडनली उसने कोई चीज की वजह से अपना पाथ बदल लिया, तो अगर उसने बहुत ही बड़ा पाथ बदल लिया, तो उस टाइम पे तो कैनल वगैरह नहीं था, उस टाइम पे डैम वगैरह भी नहीं था, तो उनका जो मेजर सोर्स रिवर था उसने ही अपना पूरा रुख बदल लिया। तो उसकी वजह से एक्सट्रीम ड्राइनेस की वजह से भी ये खत्म हो चुका हुआ होगा। तो इट इज माइट ऑफ अ पॉसिबिलिटी, ये अभी तक थियोरी है। तो ये जो थियोरी है वो मैनी ऑफ द कॉलेज ऑफ मेजर मेजर अंपायर के साथ रिलेटेड है। तो आपको ये आईबीसी के बारे में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि अनयूजुअल सीवियर ड्राई पीरियड अराउंड 1198 BC and 1196 BC, it might have caused a severe drought and that led to the collapse of this particular empire. उसके बाद जो हमारा न्यूज आता है वो किसके रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है वेटलैंड लॉसेस। अभी तक हमारे जो पिछले 300 साल में हमने कितने वेटलैंड खलास कर दिए है उसके बारे में एक स्टडी की गई है। तो नेचर की रिपोर्ट ऐसी है कि पिछले 300 सालों में एटलीस्ट हमने 20% जितने जो वेटलैंड है वो सारे सारे हमारे खत्म हो गए हैं। क्यों खत्म हो गए हैं, एक ही रीजन है उसका, एंड दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। या तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सीधे सीधे ये सारे वेटलैंड जो है वो खत्म हो गए। पहले जो वेटलैंड थे उसमें से हमने पानी डिराइव कर लिया, उसकी सॉइल डिराइव कर ली, उसके आसपास के जितने भी रिसोर्सेज है उसको डिराइव कर लिए, तो अब वो फिर बंजर बन गया। या तो फिर हमने जो लो लाइंग वेटलैंड था उसको फ्लैटन करके हमने वहां पे किसी भी प्रकार का एक सेटलमेंट वगैरह क्रिएट कर दिया, जो अभी आपको बेंगलुरु और जो चेन्नई है वहां पे ऐसा बहुत ज्यादा एविडेंट है कि थोड़ा भी बारिश आएगा पूरा पूरा सिटी फ्लडेड हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो भी आसपास के वेटलैंड थे वो सारे आपने रिक्लेम कर लिए सेटलमेंट के लिए।
अगर सेटलमेंट के लिए आपने पानी को रिक्लेम कर लिया है तो एक्स्ट्रा पानी जाएगा कहाँ? आप ही के तो घर में आएगा, राइट? तो वही तो रीजन है। तो इसका कहना है कि जो नेचुरल हमारे जितने वेटलैंड्स है वो 1700 से लेके 2020 तक एटलीस्ट 20% खराब हो गए हैं। और वो 20% में आप देखिए कि कितने एटलीस्ट जो वेटलैंड है वो खराब हो गए। तो नियरली 3320 नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड खत्म हो गए हैं। और वेटलैंड को बचाने के लिए हमारे पास एक कन्वेंशन है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। जो रामसर कन्वेंशन है वो 2 फरवरी में हुआ था 1971। तभी तो हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड। तो आपको वो देखना है कि इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है, राइट? अब हमारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट कर रहे थे उसके हिसाब से हमने कुछ अमृत महोत्सव के नाम से कोई एक डिजिट को हमने फाइनलाइज किया है एंड वी हैव फॉरवर्डेड टू रामसर और रामसर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो फिलहाल इंडिया में कुछ एक्स नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड है। और उसके अलावा इंडिया में अच्छे वेटलैंड के साथ साथ खराब वेटलैंड भी है। और अगर कोई एक इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड अगर वो खराब हो जाता है, उसकी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको उठा के डाल देते हैं मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर। किसमें? मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर। उसमें एक्स लिखा जाता है बट हम एक्स बोलते नहीं है क्योंकि ये फ्रेंच नेम है। तो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं। तो फिलहाल मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर हमारे 2 लेक है, 2 वेटलैंड है। तो प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन कि कौन से वो 2 लेक है, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि वे कौन से वेटलैंड है, राइट? तो इस हिसाब से इंडिया अच्छा भी कर रहा है, कहीं कहीं पे इंडिया बुरा भी कर रहा है। तो ये देखते रहना पड़ेगा। फिर लास्टली ये एक फन फैक्ट है कि कोई एक फिश है जो अपने फोटो को रिकॉग्नाइज कर सकती है, अपने फेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है। अगर वहां पे आप उसको फोटो, उसकी खुद की फोटो डालोगे यहाँ पे और फिर उसको दिखाओगे तो वो फोटो के करीब लेस अग्रेसिव हो जाएगी, बाकी सारे फोटोज के सामने वो अग्रेसिव हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हमने देखा है कि सर्टेन फिश हैज रिकॉग्नाइज देयर ओन फेसेस इन फोटोज। तो ये कुछ एक फन फैक्ट है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। नाम है ब्लू स्ट्रिक क्लीनर। अब ये जो ब्लू स्ट्रिक क्लीनर करके नाम है, तो यूपीएससी ने 2 साल पहले कुछ पूछ लिया था कि सेलोन फ्रॉगमाउथ एक्स वाई जेड ये वगैरह किसके साथ रिलेटेड है, क्या ये प्राइमेट है, क्या ये बर्ड है, क्या ये मैमल है, क्या ये रेप्टाइल है? तो आंसर वॉज बर्ड। तो आपको अगेन ऐसा कुछ ये ट्रिवियल पूछ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ कॉस्ट बेनिफिट टू रिमेंबर एवरी स्मॉल स्मॉल डिटेल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआईसीएस। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में। हमारा संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज एज सच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी प्रीलिम को लेके। बट आज का जो संडे साइंस का पेज है उसमें कुछ खास न्यूज नहीं है, 2-3 एमसीक्यू शायद उसमें से निकल सकते हैं। बट लेट्स सी कि आज के पूरे साइंस के न्यूज में क्या क्या है। सबसे पहला न्यूज ऐसा है कि WHO has given some kind of a clarity that they haven't abandoned any kind of a origin investigation of COVID-19 वायरस। बट उनका जो अभी फिलहाल जितना भी इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल चल ही रहा है। अब इसमें बीच में एक न्यूज ऐसी आई थी कि जो उनका फेज 1, फेज 2, फेज 3 जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन होना था उसमें फेज 1 हो गया है कंप्लीट और फेज 2 जो है उनको उन्होंने अपेंडन कर दिया है। तो यहाँ पे क्लैरिटी देनी पड़ी कि नहीं नहीं, पहले हम देख रहे थे कि फेज 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे और फिर 3 पे जाएंगे। बट फिलहाल WHO ने ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो अबेंडन कर दी है और जो पहले फेज में जितना भी उनको स्टडी मिली थी उसके ऊपर ही पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। तो ऐसा उनको क्लैरिटी देनी पड़ी है। और क्लैरिटी में ऐसा है कि जो सीन ऐसा है कि जो फिलहाल जितनी भी challenges है that they are having right now to conduct any kind of a crucial studies in China, so that's why everything is bit slow। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड अप नहीं हो पाया है। और स्पीड अप ना हो पाने की वजह से उनके जो लीडर है उनका जस्टिफिकेशन ऐसा था कि we just need to make sure that very clear that we have not abandoned any plan, we have not stopped any kind of a work, we will not stop until and unless we are understanding the complete origin of this particular virus। तो उनका कहना ऐसा है कि भाई जब तक है तब तक लड़ते रहेंगे और कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में देखते रहेंगे। अब समझ लीजिए ये पूरा 3 साल तो हो ही गया है। अब 3 साल में उनको कोई भी चीज, एक रत्ती भर भी चीज पता नहीं चली है, चाइना ने कोई भी चीज पता नहीं चलनी दी है, तो क्या आपको लगता है कि वो पिछले अगले 30 साल में भी ये जान पाएंगे? और देख लीजिए गाइस, ये WHO है, यूनाइटेड नेशंस है, वो इतनी पावरफुल एजेंसीज है, अगर उनको करना हो तो वो विद इन अ नाइट भी कर सकते हैं और अगर ना करना हो तो 100 साल भी चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा हमें। तो लेट्स सी आगे आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं, राइट? अब उनके आगे के डेवलपमेंट से हम हमारे आगे की न्यूज पे चले जाते हैं। हमारा जो आगे का न्यूज है इट इज अबाउट H5N1
वायरस। अब ये जो है इट हैज कॉज्ड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इन यूनाइटेड किंगडम स्पेशली ऑफ दी सर्टेन बर्ड एंड वाइल्ड बर्ड। अब इंडिया में ये जो सबसे मेजर जो लेटेस्ट जो हमारा ये एवियन फ्लू का आउटब्रेक है वो 2020-21 में आया था, जहां पे मास मोर्टेलिटी ऑफ वाइल्ड बर्ड पाई गई थी। एक साथ 5-5, 10-10, 15-15 हजार ये सारे मर रहे थे। और इसका जो कोइंसिडेंस है वो किसके साथ होता है कि उनके माइग्रेटरी सीजन के साथ होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि जनवरी जो है, फरवरी जो है, ये पूरी माइग्रेटरी सीजन होती है, जहां पे सेंट्रल एशिया से, यूरेशिया से, या तो फिर हमारा जो रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है साइबेरिया से, वहां से सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, आके वो इंडिया में आते हैं और इंडिया से फिर आगे चले जाते हैं। तो जब कोई एक वायरस कहीं से भी ले आएगा तो पूरे पूरे इंडिया के सारे बर्ड्स के अंदर वो वायरस जाना एक इजी बात है। फिलहाल कोई भी ये जो वायरस जो H5N1 है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हमें प्रॉपरली डेटा नहीं मिला है। सो दैट वी शुड नॉट बी कंप्लीटली इग्नोर द रिस्क। माइट पॉसिबल कि आज नहीं तो कल वो आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी वायरसेस है वो डे ऑन डे इवॉल्व करते रहते हैं। अब डे एंड डे जब वो इवॉल्व करते रहेंगे, फिलहाल हमारे अंदर ऐसी इम्यूनिटी है कि हम वायरस को अवॉइड कर दे। माइट पॉसिबल कि नेक्स्ट जो वायरस का जो भी रूप आएगा वो हम अवॉइड ना भी कर पाए, राइट? और वो एब्सोल्युटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर जूनोटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जूनोटिक आपको पता होगा कि जब भी वो एनिमल और बर्ड से ह्यूमन के अंदर आता है तब जाके हम उसको क्या कहते हैं? जूनोटिक टाइप ऑफ डिसीज कहते हैं। और इसी के साथ एक नई फिनोमिना बाहर आई है, इसका नाम है वन हेल्थ, राइट? कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वन हेल्थ, राइट? आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो खास, कि वन हेल्थ क्या है, कैसा ये पूरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वन हेल्थ के बारे में और जानना है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा वन हेल्थ का जो भी कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल इवॉल्व हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसमें देखने की बात क्या है कि जितने भी ये बर्ड्स होते हैं जो ये H5N1 के साथ इन्फेक्टेड रहते हैं, तो उनके अंदर जितने भी उनके फीसीज होते हैं, सलाइवा होता है, नेजल सिक्रेशन होता है, उन सभी में ये वायरस भरपूर रहता है और उससे बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट स्प्रेड चालू हो जाता है। अगर एक मुर्गे को ये स्प्रेड वायरस लगा है तो उसके साथ से वो अचानक 10 को इन्फेक्ट कर सकता है। ये सलमान खान जैसी बात है कि अगर मेरे को एक थैंक यू मत बोलो 3 लोगों को काम करो, तो 3 से 3 और करेंगे, 3 से 3 और करेंगे, तो यही पूरा जो स्ट्रिक है वो चलता रहता है। तो ये एवियन फ्लू में भी सेम चीज़ चलती रहती है। तो वो तो चलती रहेगी। उसके बाद दूसरा क्या चला? तो अब दूसरा ऐसा है कि फिलहाल हमें कोई एक मेटेओराइट की हमने स्टडी करी है। ये मेटेओराइट गिरा था कहाँ पे? ये मेटेओराइट गिरा था बनासकांठा में। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे आया? तो गुजरात नाम के स्टेट में आया। और गुजरात नाम के स्टेट के अंदर ये बनासकांठा में 2 विलेज है। एक है रंतीला विलेज और दूसरा है रावल विलेज। ये दोनों विलेज में हमें कुछ एक खास प्रकार के मेटेओराइट मिले थे। इसका यहाँ पे ब्यूटीफुल फोटो यहाँ पे है, आप लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए। ये 2 उसके फोटोग्राफ है। एक कुछ 200 ग्राम का मेटेओराइट था, दूसरा कुछ 20 या 25 ग्राम का मेटेओराइट था। छोटे-छोटे वो पोर्शंस में ब्रेक हो गया था। अब दिस इज द ओनली सेकंड रिकॉर्डेड क्रैश ऑफ ऑबराइट। कौन सा नाम इसको दिया गया है? ऑबराइट दिया गया है। अब ये ऑबराइट क्या होता है? तो ऑबराइट्स आर ग्रुप ऑफ मेटेओराइट, दे आर लाइट इन कलर, दे आर ब्राउनिश एंड मे बी दे हैव लूनर ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन है? लूनर ओरिजिन है। मतलब क्या? कि माइट पॉसिबल कि जिससे अभी हमारा जो मून बना है उसी प्रकार के कोई रॉक से ये पूरा ओरिजिनेट हुए होंगे। और दोनों ये जो मीटेओराइट है उसका सेम ओरिजिन पाया गया है। अब दूसरे ये दोनों जो है उसका प्रॉपर्ली हमने स्टडी किया। स्टडी करने से ये पता चला है कि दे आर इग्नेयस इन फॉर्म। अब इग्नेयस क्या होते हैं? तो जब भी हमारा जो लावा होता है जमीन के बाहर आता है और फिर वो सॉलिडिफाई होता है तो उसको हम एक्सटीरियर इग्नेयस रॉक कहते हैं। जब ये मैग्मा है, जमीन के नीचे रहता है और फिर जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम उसको प्लूटोनिक इग्नेयस रॉक कहते हैं। तो ये जो है वो इग्नेयस रॉक है और वो भी उस खास प्रकार की कंडीशन में डेवलप हुए हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पाई गई है। अब आपको पता होगा कि पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, इवन हमारे सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन मिल जाता है। तो हमारे वहाँ जो मेटल का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन बिना की कंडीशन में मेटल का फॉर्मेशन जो होगा, वो एब्सोल्यूटली अलग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे यही पाया गया है कि इट कंटेन्स अ वेरी वेरी एक्सोटिक मिनरल्स दैट आर नॉट फाउंड इन अर्थ। व्हाई? बिकॉज़ हमारे वहाँ सभी जगह पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और ये जिस एनवायरनमेंट में बना है, वहाँ पे ऑक्सीजन शायद बिल्कुल ही पाया नहीं गया होगा।
एंड उसका एक एग्जाम्पल इसके अंदर से जो मिनरल हमें मिला है जिसका नाम है हिएडाइट। हिएडाइट ये मिला है जो ऑक्सीजन के बिना फॉर्म होता है, एंड साइंटिस्ट आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि उसकी प्रॉपर ओरिजिनेशन क्या है। एक ओरिजिनेशन थियरी लूनार ओरिजिनेशन है, दूसरी ओरिजिनेशन थियरी माइट पॉसिबल की जो हमारे आसपास के ऊट क्लाउड वाले मेटेओराइट है वहां से हो सकता है, दूसरी ओरिजिनेशन थियरी ये भी है, राइट। तो इस प्रकार के हमें मेटेओराइट मिले हैं जिसका अभी ओरिजिनेशन है वो शायद वीनस के साथ भी अटैच होगा। देखते हैं अब फिलहाल, और जितना आगे स्टडी करेंगे उसके बारे में और पता चलता जाएगा। और ये जो पूरी स्टडी है वो कहाँ पे हो रही है, तो पीआरएल में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, पीआरएल में हो रही है। अब ये जो पीआरएल इंडिया में कहाँ पे आया था, अहमदाबाद में आया, वहां पे स्टडी हो रही है। उसके बाद दूसरी अभी एक छोटी करंट अफेयर न्यूज है कि जितनी भी वेल है, वेल की पॉपुलेशन के अगर आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज करना हो तो एक काम कीजिए, वहां पे फिजिकल कंपटीशन को बढ़ावा दे दीजिए। फिजिकल कंपटीशन कैसे बढ़ावा देंगे, तो एक साथ आप थोड़ी कुछ मेल जो वेल है वहां पे इंपोर्ट कर दीजिए या तो वहां पे लोकेट कर दीजिए। तो जो मेल है वो क्या करेगा, वो सिंगिंग करने का ट्राई नहीं करेगा। तो सिंगिंग से ये जनरली मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं फीमेल को। अब वहां पे समझ लीजिए कि एक साथ 10 या 15 मेल है और उसमें से कोई सिंग करेगा, किसको क्या पता होगा किसका क्या राग है। अब सोनू निगम है तो हमें पता है राग क्या है। अब टोनी कक्कर को देख लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से राग बना लेता है। अगर ऐसा ही वेल में हुआ तो अट्रैक्ट करनी है एक को, हो गई दूसरे की तरफ, तो नुकसान हो जाएगा। तो मेल क्या करता है, फिजिकली कंपटीशन करना चालू कर देते हैं और फिर जाके मीटिंग उनका बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये मीटिंग से शायद हमें इसका जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन रेट है वो शायद पॉजिटिव मिल सके, बट वी विल सी। बट इसका कोई कॉन्क्रीट हमारे पास अभी कोई पुरावा नहीं मिला है, फैक्ट हमें मिला नहीं है। बट फैक्ट में एक ही चीज मिली है कि उनकी जो मीटिंग टैक्टिक है वो चेंज हो जाती है। जो आइडियली वो सिंगिंग से अट्रैक्ट करने चालू करते थे, अब सीधा ही वो फिजिकली कॉम्पिटिशन करके ही अट्रैक्ट करेंगे। तो माइट पॉसिबल कि इट कैन इंक्रीज द पॉपुलेशन टू या थ्री फोल्ड। उसके बाद छोटी सी एक घटिया सी न्यूज़ है जिसमें ऐसा कहा गया है कि एक ये सेसे फ्लाई होती है, वो काफ़ी डिसीज़ेज़ फैला करती है। अब वो डिसीज़ेज़ को क्योर करने के लिए सेसे के जो फेरोमोन्स है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। और ये फेरोमोन्स हमें कब मिलते हैं, जब उनका रैपिड मेटिंग सीज़न चालू होता है, तब ये हमें फेरोमोन्स मिलते हैं। और उसको यूटिलाइज़ करके हमें ये सारे जितने भी डिसीज़ फैलाती है उसके सामने एंटीडोट के तौर पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। अभी यूज़ होगा या नहीं होगा, वो अभी हमें नेक्स्ट रिसर्च बताएगा। फिलहाल तो ये एक प्रकार की स्टडी है जिसमें सेवरल वॉलेटाइल कंपाउंड जो हमें रैपिड मीटिंग के टाइम पे मिलते हैं, उसको हमें यूज़ करके डिसीज़ेज़ के सामने हमें कुछ एंटीडोट बनाना पड़ेगा। अब वो कोई वैक्सीन भी हो सकती है, ये कोई शॉट भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस के बारे में। तो संडे का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वो कुछ इस तरह दिख रहा है, आप देख लीजिए अच्छे से। न्यूट्रिनोस के बारे में न्यूज़ है, कुछ माइस के बारे में न्यूज़ है, फिर एक आध बर्ड के बारे में न्यूज़ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में न्यूज़ है, अर्थक्वेक के बारे में है, एंड देन लास्टली कुछ हाइट के बारे में है। वो सब देखते हैं एक पर एक। जो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट न्यूट्रिनोज। नाउ द क्वेश्चन इज़, आर न्यूट्रिनो देयर ओन पार्टिकल और वॉट? क्यों क्वेश्चन ऐसा आया? क्योंकि रिसर्च से हमें ऐसा पता चल रहा है कि जो न्यूट्रिनोज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो खुद के ही एंटी पार्टिकल की तरह हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर एंटी पार्टिकल्स? तो नेचर में जितने पार्टिकल है उतने सामने एंटी पार्टिकल्स भी है, राइट। और जब भी ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के साथ कन्फ्लुएंस करते हैं या तो फिर ज्वाइन होते हैं या अटैच हो जाते हैं, सो दे सडनली दे डिसअपियर विद द फ्लैश ऑफ एनर्जी। एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ वो सडनली डिसअपियर कर देंगे, राइट। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे एक वैक्यूम की तरह बन जाएगा, राइट। अगर आपको एक बुक का नाम सुना है आपने, डैन ब्राउन ने लिखी हुई है, दैट इज़ लॉस्ट सिंबल। वो लॉस्ट सिंबल में ये पूरी थ्योरी थी कि वहाँ पे मैटर एंटी मैटर को वो मिक्स कर रहे हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल का वो मिक्स कर रहे हैं और वहाँ पे वो एक प्रकार का बॉम्ब बना रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या न्यूट्रिनो खुद के पार्टिकल है? उसके पहले हमारे सामने ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिनो आखिर है क्या? तो न्यूट्रिनो जो है, दे आर द सेकंड मोस्ट अबैंडन पार्टिकल इन द कॉस्मोस। नाउ इफ दे आर सेकंड मोस्ट अबैंडन पार्टिकल, तो देन व्हाट इज द फर्स्ट और मोस्ट अबैंडन पार्टिकल? तो वो होते हैं हमारे फोटॉन्स। फोटॉन्स कहाँ से जनरेट होते हैं? तो फोटॉन्स जनरेट होते हैं लाइट के साथ। जो लाइट एमिट होती है तो वो फोटोन एमिट होता है, जैसे कि सनलाइट हमारे वहाँ आती है तो वो सन के फोटोन्स हमारे वहाँ आ रहे हैं। और ये न्यूट्रिनो कहाँ से जनरेट होता है? तो न्यूट्रिनो हर एक जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है हर एक से वो जनरेट होते हैं। जैसे कि बनाना ही ले लीजिए, तो बनाना के फॉस्फेट में से भी ये न्यूट्रिनो बाहर निकल सकते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव है सभी जगह से न्यूट्रिनोज बाहर निकल सकते हैं। नाउ अगर वो खुद के ही एंटी पार्टिकल रहे तो न्यूट्रिनो और
दूसरा न्यूट्रिनो अगर वो कंबाइन हो जाएंगे तो वो फ्लैश ऑफ एनर्जी के साथ डिसअपियर हो जाएंगे। नाउ ऐसा चलता रहा तो हमें तो हमारे नेकेड आइज से वो पता नहीं चलेगा, तो उसकी वजह से ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का यहाँ पे रिसर्च चल रहा है। ये रिसर्च से हमें दूसरा क्या पता चला है कि दूसरे इस प्रकार के एंटी पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है उसका एंटी पार्टिकल है, उसका नाम है पॉजिट्रॉन। दूसरे जो न्यूट्रिनो, अभी तक हम उसको एंटी न्यूट्रिनो बोल रहे थे, बट अब जब ये रिसर्च हमारे सामने आया है तो फिर हम न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ही उसको कहेंगे। दूसरा ऐसा है कि न्यूट्रिनो का अभी हमें मास बिल्कुल पता नहीं है। मास है वो हमें पता है, बट कितना है दैट वी डू नॉट नो। सो उसका भी एक अलग प्रकार का रिसर्च चल रहा है। सो वी विल सी कि ये न्यूट्रिनो हमें किस तरीके से मदद करते हैं। नाउ न्यूट्रिनो को सबसे पहले ये स्टडी करने का जो हमारा मेन एम है, टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोस। नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉस्मोस मतलब जो हमारा पूरा जो गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ है, जो पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ है, वो किस तरह से हुआ, वहाँ पे पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, मैटर, एंटी मैटर किस तरह से वर्क करता है, मैटर, डार्क मैटर किस तरह से वर्क करता है, वो सारा स्टडी करने में ये जो न्यूट्रिनो है वो बहुत ही अच्छे से हमें हेल्प करेंगे। तो न्यूट्रिनो से हमें क्या क्या एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि एक, न्यूट्रिनो जो है दे आर द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट आफ्टर द फोटॉन्स। और अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास होने वाले कोई एक एलिमेंट में न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबेंडेंट, क्योंकि फोटोन का मास नहीं रहता, राइट। और दूसरा, न्यूट्रिनो का क्या मास है दैट वी एब्सोल्युटली डोंट नो। जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिक्स होते हैं तो क्या होता है, तो एनाइलेशन होता है, वो फ्लैश ऑफ एनर्जी के साथ डिसअपियर हो जाता है। तो ये कुछ फिजिक्स के बारे में हमें याद होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इट इज़ रिगार्डिंग द स्टडी विच इज़ डन ऑन माइस। तो चूहे के ऊपर एक स्टडी की गई जहाँ पे पता चला कि जो चूहे हैं उनके अंदर एक फियर ऑफ कंडीशनिंग रहता है। क्या रहता है? फियर ऑफ कंडीशनिंग रहता है। वो फियर के हिसाब से वो क्या फील करते हैं, तो एम्पथी फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? एम्पथी। अब एम्पथी हमारे GS4 में आता है, सभी को पता होगा कि एम्पथी है, फिर अपथी है, सिंपथी है, वैसे वैसे टर्म्स हमारे GS4 में आते हैं। तो अब जो चूहे है, चूहे के अंदर भी एम्पथी आई है, तो क्या वो कल को UPSC का एग्ज़ाम देगा? क्या पता। वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, क्या पता। उसी की तो पूरी स्टडी चल रही है यहाँ पे। बट वो पूरी स्टडी में एक चीज़ पाई गई है कि दे हैव सर्टन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल फियर। नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इमोशनल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ एम्पथी। अब वो जो उनका रिस्पॉन्स है उसको हमने एम्पथी नाम दी गई। तो क्या ह्यूमन में ऐसा ही होता है? ह्यूमन में न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा क्या चूहे के सिमिलर है? तो स्टडी विल टेल। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कंक्लूसिव नहीं आया है कि चूहे और ह्यूमन के बीच में न्यूरोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है या नहीं, बट स्टडी इज़ गोइंग ऑन। माइट ऐसा भी हो जाए कि कभी हमें ऐसा भी पता चले कि जो हमारा इवोल्यूशन एप से हुआ है वो बॉडी का हो, और दिमाग से हुआ है वो चूहे का हो। यू नेवर नो भाई, ये तो साइंस है, कल को कुछ भी बता सकता है और हमें मानना भी पड़ेगा, राइट। तो वो अभी आगे स्टडी दिखाएगी, बट अभी फ़िलहाल ये चीज़ पता चली है कि फियर फील करने का, एम्पथी फील करने की वो कैपेसिटी एक चूहे के अंदर भी होती है, ओइंग टू इट्स ओन न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म। ओके, घटिया करंट अफेयर, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। उसके बाद ये जो बाला सुब्रमण्यम जी है वो हर संडे एक कुछ बर्ड नया लेके आते हैं। वो बर्ड के ऊपर से ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि UPSC ने लास्ट ईयर पूछा था कि सेलोन फ्रॉग माउथ वो क्या है। तो सेलोन फ्रॉग माउथ भी क्या था, तो ये एक बर्ड था। अब यहाँ पे आपको पूछ ले कि ये जो सनबर्ड है या फिर हमिंग बर्ड है उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले। ये हमिंग बर्ड के बारे में जो न्यूज़ उन्होंने रिपोर्ट करी है कि जो हमिंग बर्ड है दे हैव लॉन्ग लास्ट लेजेंड विद दी एस्टेक रूलर्स और एस्टेक पीपल। ये जो एस्टेक पीपल थे वो कहाँ पे थे? मैक्सिको में थे। तो एस्टेक पीपल का ऐसा कहना था कि द हमिंग बर्ड, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक और द एट्रीब्यूट्स ऑफ हमिंग बर्ड इज़ अ क्लोजली रिलेटेड टू अ गुड वॉरियर। जो एक अच्छे वॉरियर को बनना है वैसा हमिंग बर्ड में सारी कैरेक्टरिस्टिक है। तभी तो जाके उन्होंने हमिंग बर्ड को एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, वो जो उनके प्रिंसिपल गॉड है उसका एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और उसका नाम क्या है? तो हुइट्ज़िलोपोchtli। क्या नाम है? हुइट्ज़िलोपोchtli। ना अब ये हमारे लिए ट्रिकी हो सकता है बोलने के लिए, मैक्सिकन नाम है, तो फिर हमें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर MCQ में कुछ ऐसा आ जाए कि हुइट्ज़िलोपोchtli किसके, कौन से बर्ड के रिलेटेड है, तो हमें याद रखना है हमिंग बर्ड। अब जो हमिंग बर्ड है उसका नाम हुइट्ज़िलिन जो है वो सिग्निफिकेंट देता है कि रे ऑफ सन। उसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है? रे ऑफ सन। उसकी जो लेंथ है, लेंथ इज़ बेयरली 5 सेंटीमीटर एंड द वेट इज़ बेयरली 2 ग्राम।
समझ लीजिए इतना लाइट वो बर्ड होता है, और इतना लाइट होने की वजह से ही पर सेकंड वो अपने विंग्स कितने टाइम वो फिरा सकता है, तो 50 टाइम वो अपने विंग से मूवमेंट करवा सकता है। और वो सडन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक हम प्रकार का कोई एक नॉइज़ क्रिएट होता है जैसे और उसी के ऊपर से उसका नाम पड़ा हमिंग बर्ड। नाउ दिस हमिंग बर्ड इज़ अ क्रिटिकल पॉलिनेटर इन द फॉरेस्ट। अब पॉलिनेटर क्या होते हैं, तो वो पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल जो फ्लावर्स होती है उसमें पॉलिनेशन ज़रूरी होता है फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग ऑफ और फ्रूटिंग ऑफ। तो उसके लिए जो पॉलिनेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बर्ड दूसरे काफ़ी बर्ड है, जैसे कि स्पैरो, वो भी एक प्रकार का पॉलिनेटर है। बीज विच इज़ वेरी वेरी फेमस पॉलिनेटर। बैट्स, स्पेशली फ्रूट बैट्स, वो भी अच्छे से पॉलिनेटर है। तो दीज आर वन ऑफ द क्रिटिकल स्पीसीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये हमिंग बर्ड का दूसरा एक ट्रिवियल उन्होंने फैक्ट दिया है कि इट कैन इवन मिमिक सम काइंड ऑफ वोकल मिमिक्री। अब वो वोकल मिमिक्री पैरट की तरह भी कर सकते हैं। तो इसके साथ क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज़ जो इंडिया में पाई जाती है उसका नाम है सनबर्ड। सनबर्ड इंडिया में पाए जाते हैं, और पर्पल रम्ड सनबर्ड आर दी एंडेमिक टू इंडिया। दे आर ऑल्सो इन अ सिमिलर काइंड ऑफ अ साइज ऑफ हमिंग बर्ड। वो भी ऐसा ही होता है, बट उसमें एक खास बात ये है कि उनका जो नेस्ट होता है वो हैंगिंग पाउच की तरह होता है। वो कैसा होता है, हैंगिंग पाउच की तरह होता है। और वही नेस्ट के अंदर वो लाइकन का भी यूज़ करते हैं, जो स्टिक्स होती है कॉबवेब्स उसका भी यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे प्लांट मटेरियल का भी यूज़ कर लेंगे, जैसे कि लीफ हो गया या दूसरी कुछ चीज़ें हो गई, वो सारा मिला के एक हैंगिंग पाउच जैसा क्रिएट करते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड ये नेस्ट बनाती है। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो दिया गया है पर्पल रम्ड सनबर्ड का, तो ये एक मेल बर्ड है, राइट। दूसरे ये जो कलरफुल दिख रहा है वो सारे फीमेल बर्ड है। ओके, तो उसके बाद अब दो छोटे न्यूज़ हमें पहले देखना है। उसमें ऐसा कहा गया है कि अर्थक्वेक की वजह से अर्थ का जो कोर है उसमें हमें दो अलग अलग प्रकार के लेयर की स्टडी पाई गई है। अब अर्थ का पूरा जो सेग्रीगेशन है वो इस तरह से है कि सबसे पहले नीचे आता है जो है वो कोर होता है। कोर एकदम सॉलिड होता है, जिसमें आउटर कोर होता है वो सेमी सॉलिड होता है। फिर उसके ऊपर आएगा मेंटल, और मेंटल के ऊपर आएगा क्रस्ट। अब इस तरह से उनका डिवीज़न है। और जो कोर के बारे में अगर बात करें तो कोर में हमें क्या मिलता है, तो कोर में मिलता है निकल एंड आयन ज़्यादा मिलता है। तो ये किसका बॉल है, नीफे का पूरा एक बॉल रहता है। अब इसके अंदर दोनों लेयर में हमें अलग अलग प्रकार के आयन के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, या तो फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिला है। दोनों में कुछ कुछ वेरिएशन है। अब वेरिएशन हमें कैसे पता चला, तो जैसे ही अर्थक्वेक के वेव्स वहाँ से पास हुए तो दोनों का ऑसिलेशन कुछ अलग प्रकार से हुआ। तो ये जो ऑसिलेशन है वो मॉलिक्यूल जिस भी मॉलिक्यूल से टकराते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से हमें क्या चीज़ पता चली कि दोनों में अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तभी तो दोनों के अलग अलग हमें बिहेवियर पता चले हैं। अब क्या एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है दैट स्टिल वी डू नॉट नो। अब जितनी फर्दर स्टडी होगी उतना हमें पता चलता जाएगा। बट एक चीज़ श्योर है कि उसमें सिमिलर काइंड ऑफ आयन के क्रिस्टल्स नहीं है, बट थोड़े थोड़े डिफरेंट प्रकार के आयन के क्रिस्टल है। स्पेशली अभी फ़िलहाल जो हमें मिले हैं वो 2 टाइप के आयन क्रिस्टल्स हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट स्पेस। स्पेस में जो अभी हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वहाँ पे फ्लाई मतलब ऊपर डाला है, तो उसकी स्टडी से हमें पता चला है कि सर्टेन गैलेक्सीज हैव इवन बिल्ट आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स। जो हम बिलियंस ऑफ ईयर के बारे में बात कर रहे हैं गैलेक्सी का फॉर्मेशन, तो उसके सामने थोड़ी कुछ अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन भी हमें मिला है जो 500 मिलियन ईयर पुराना ही है। अब वो 500 मिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग, तो वो कुछ नई होगी। अब वो नई किस हिसाब से होगी वो देखना पड़ेगा। वहाँ से रेड आती है, या फिर लाइट येलो आती है, या तो फिर लाइट वायलेट आती है, या ब्लू आती है। वो सारे लाइट के स्पेक्ट्रम से उनकी हमें एज मिलती है। जितना रेड होगा उतनी उसकी एज बूढ़ी, जितना वो ब्लू होगा उतनी उसकी एज ज़्यादा, उसकी उतनी एज कम। क्योंकि ब्लू जो है वो एनर्जेटिक लाइट होती है और रेड जो है वो कम एनर्जेटिक होती है। तो जो यंग होगा उससे ही ब्लू लाइट मिलेगी हमें, और जो बूढ़ा होता जाएगा वो रेड में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा। तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स और अर्लियर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। बट वी विल सी अब क्या क्या नई चीज़ आती रहती है। हबल ने बहुत ही अच्छी अच्छी डिस्कवरीज की है, और उसके बाद अभी हमने जेम्स वेब को ऊपर छोड़ा है। तो जेम्स वेब के ऊपर से भी कोई भी एक प्रकार का MCQ आ सकता है कि जेम्स वेब को नासा के अलावा कौन से और स्पेस एजेंसीज है जिन्होंने कोलैबोरेट करके जेम्स वेब को छोड़ा ऊपर। फिर लास्ट में एक सबसे घटिया न्यूज़ अब तक की द हिंदू की आई गेस सबसे घटिया जो न्यूज़ है वो ऐसा कहा गया कि मिलान जो इटली में आया हुआ सिटी है वहाँ पे लोगों की हाइट बढ़ी नहीं है 2000 साल से।
वो उनको कैसा पता चला? तो उनका मूड आया था तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो उन्होंने बरियल साइट्स को अनर्थ किया, और वो भी कौन सी, रोमन एरा की बरियल साइट्स को अनर्थ किया, और फिर उन्होंने एवरेज हाइट को निकाला, और फिर आज के जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं उसकी एवरेज हाइट चेक करी, तो सभी की नियरली सेम आई। तो कंक्लूजन क्या निकला कि 2000 सालों में कोई उनकी हाइट बढ़ी नहीं है। वाह, कितना करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो वही मुझे ये महाशय याद आ रहा है कि ला लिख लूँ, कहीं यूपीएससी में ना आ जाए कि उनका आधा इंच हाइट बढ़ी है, 1 इंच हाइट बढ़ी। यू नेवर नो, शायद ऐसा भी पूछ ले, राइट। तो इस प्रकार का ये घटिया सा न्यूज़ दिया गया है। अब न्यूज़पेपर में था तो फिर हमने भी कवर कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एडिटर ऐसे बैठा होगा, टाइम है उनके पास, स्पेस है, तो कुछ भी घटिया सी न्यूज़ उन्होंने डाल दी और हमारा सिलेबस बढ़ाने का ये ट्राई कर रहे हैं। बट यूपीएससी चालाक है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, तो आपको भी उतना वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। इवन दो ये वीडियो देख के आपने पिछली 2-3 मिनट वेस्ट कर ली, बट इट्स ओके, चलता है, ज़िंदगी है। So thank you very much guys, thank you for listening us. We will keep bringing such content to you. Please like our video, subscribe to our channel और spread the word as much as possible. हमें भी support मिलेगा और हम ऐसे ही रोज़ बरोज़ आपको ऐसा interesting और रसप्रद content देते रहेंगे. Thank you very much. See you next time.